शरीफ जेठानी और चालाक देवरानी की दिवाली। सुबह का समय। सास ललिता और घर की बड़ी बहू सुनीता किचन में। सुनीता बहू, तुमने सारा काम कितने अच्छे से संभाल रखा है। घर की सफाई से लेकर खाना बनाना, हर चीज में परफेक्शन है। माँ जी, आप खुश हैं तो मेरी मेहनत सफल रही। यही तो मेरा फर्ज है। इस घर की सुख शांति से ही मैं खुश होती हूँ। दूसरी ओर कविता दरवाजे के पीछे खड़ी ये बातें सुन रही है और उसे जलन महसूस हो रही है। हाँ, बस तारीफ पाने का मौका मिलते ही ये सुनीता आगे आ जाती है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कविता ऐसा सोचकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करता है और दोनों बहू अपने अपने कामों में लग जाती हैं, लेकिन हर बार ललिता सुनीता की ही तारीफ करती है। दोनों बहू को आराम से बैठे हुए देख ललिता सुनीता और कविता के पास आती है। लगता है तुम दोनों ने ही अपने काम खत्म कर लिए हैं। चलो, अच्छी बात है। कुछ देर आराम करना भी अच्छा होता है। वैसे कविता, तुम तो हमेशा ही आराम करती हो, थोड़ा काम भी कर लिया करो। माँ जी, मैंने भी जेठानी जी के साथ मिलकर काम करवाया है, अकेले थोड़ी ना इन्होंने किया है। हाँ माँ जी, देवरानी जी ने मेरे साथ काम मिलकर करवाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा सुनो, दिवाली आने वाली है। इस बार पूरे घर की अच्छे तरह से सफाई और सजावट करनी है। मोहल्ले में हमारे घर की अलग ही पहचान बननी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप बेफिक्र रहें, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मोहल्ले में आपकी हमेशा तारीफ होती आई है और भी होगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। लेकिन क्या फायदा, मेरी तो कोई तारीफ भी नहीं करता। कविता मन में सोच रही होती है कि कैसे इस काम से बचा जाए। उधर अपनी सास के कहते हुए सुनीता ने पूरे घर में सफाई करना शुरू कर दिया। कविता चालाकी से कुछ बहाने बनाकर अपना सारा काम सुनीता के ऊपर डाल देती है। जेठानी जी, मुझे अचानक ना सिर दर्द हो गया है। आप ये कमरे की सफाई कर देंगी क्या? मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। आराम करने के बाद मैं आपके साथ काम करवा लूंगी। हाँ ठीक है, तुम आराम कर लो। अगर तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना, थोड़ी सी मदद करवाने के लिए। सुनीता बिना शिकायत काम करती रहती है और कविता आराम करने चली जाती है। वो हमेशा ऐसा ही करती है। जब भी कोई काम होता है तो अपनी बीमारी का बहाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा हुआ, मैं तो सरदर्द का बहाना लगाकर कमरे में चली आई, अब कुंडी लगा देती हूँ। कविता आराम से अपने कमरे में सोने लगती है। कुछ देर बाद समय को देखकर जब सुनीता थक जाती है तो वह कविता को बुलाने उसके कमरे पर दस्तक देती है, लेकिन कविता दरवाजा खोलती ही नहीं। शायद मेरी देवरानी ने दवाई ली होगी, तभी इतनी गहरी नींद में सो रही हैं। चलो मैं ही काम कर लेती हूँ। सुनीता अकेले ही घर की सारी साफ सफाई करती है। शाम को जब ललिता अपने कमरे में अकेली होती है तो मौका देखते ही कविता वहां पहुंच जाती है। अरे माँ जी, आप आराम कर रही हो क्या? हाँ बहू, जॉइंट पेन हो रहा है इसलिए आराम कर रही हूँ। चल, तू आ गई है तो मेरे पैर दबा दे। ये क्या, मैं तो यहाँ पर अपनी बड़ाई करने आई थी, माँ जी ने तो मुझे ही काम बता दिया। कविता बेमन से तेल लाकर अपनी सास के पैरों में मालिश करने लगती है। माँ जी, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। पूरे घर की सफाई मैंने अकेले की है। जेठानी जी तो आराम करने अपने कमरे में पहुंच गई थी कुछ ही देर बाद। बस वो आपके सामने ही काम करके दिखाती हैं। ललिता कविता की हर बात में हाँ मिलाती है, क्योंकि ललिता को पता ही था कि कविता हमेशा अपनी जेठानी की बुराइयां करती है और अपनी तारीफ। कुछ देर बाद कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे अभी खाना भी बनाना है तो मैं खाना बनवाने के लिए जा रही हूँ। बेचारी जेठानी अकेले काम कर रही होंगी, उन्हें अकेला काम करते हुए देख मुझे रहा नहीं जाता। बहाने लगाकर कविता अपने कमरे में आराम करने पहुंच जाती है। वो हमेशा अपनी चालाकियों से काम से बच जाती है। कुछ दिन बाद सास ने दोनों बहू को घर की साज सजावट का सामान लाकर दिया होता है। कविता हमेशा की तरह बहाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और सुनीता घर में सुंदर लाइट्स, फूलों की लड़ी लगाती है और रंगोली भी बनाती है, जिसमें उसकी बहुत मेहनत लगती है। वाह, ये सब किसने किया? घर कितना सुंदर लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ जी, ये सब मैंने सजाया है। जेठानी जी तो बस छोटी छोटी चीजें देख रही थी। सासू माँ कविता की तारीफ करती है और सुनीता चुपचाप सब देखती रहती है। हालांकि सारा घर उसी ने सजाया था। उसे अपनी सास के आगे बोलने में बहुत शर्म आ रही होती है, लेकिन उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और अब धनतेरस आने वाली होती है। धनतेरस पर कुछ सामान खरीदना है। कविता, सुनीता, दोनों चलो, कुछ सोने के गहने और कपड़े ले आते हैं। माँ जी, जेठानी जी को घर पर छोड़ देते हैं। सफाई में थोड़ी कमी रह गई है और अभी तो रात का खाना भी बनाना है। आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर सब कुछ खरीद लेंगे। हाँ ठीक है सुनीता बहू, तुम घर देख लो, मैं कविता के साथ जाकर जल्दी लौटती हूँ और खाने में कुछ अच्छा बना लेना, आज धनतेरस है।
चलो कोई बात नहीं, माँ जी का सम्मान और घर का काम ही मेरा असली आभूषण है। मैं घर में ही खुश हूँ। सुनीता दुखी होकर रह जाती है और कविता सासू माँ के साथ बाजार में खूब खरीदारी करती है। ललिता ने कविता की खरीदारी देखकर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि कविता ने सामान खरीदारी में लाइन लगा दी थी। उधर दूसरी तरफ सुनीता घर की सफाई में लगी होती है, तो वहीं बाजार में कविता महंगे गहने और साड़ियां लेकर लौटती है, लेकिन सुनीता के लिए कुछ भी नहीं लाती। माँ जी, देवरानी जी, आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं लाए? आपके लाए कुछ मिला नहीं? कोई नहीं बहू, अभी तो बाजार के चक्कर लगते ही रहेंगे। वैसे सुनीता बहू, तुमने फिर से घर को इतना अच्छा सजाया है, सच में तुम्हारा काम तारीफ लायक है। हाँ माँ जी, मैंने भी तो थोड़ी मदद की है, अकेले जेठानी जी ने थोड़ी ना किया था। बाजार जाने से पहले आधे से ज्यादा काम तो मैंने ही कर दिए थे। ललिता कविता की बात पर विश्वास कर लेती है और उसे भी तारीफ कर देती है। सुनीता चुप रहती है। हालांकि अगली बार सुनीता के काम की ही तारीफ हो रही होती है। कविता सोचती है, ये जेठानी जी ऐसे ही काम करती रहेंगी और सबका प्यार बटोर लेंगी। इसे कुछ ऐसा सबक सिखाना होगा कि इसके मन से ये अच्छा बनने की आदत छूट जाए, वरना मेरी तो कोई तारीफ करेगा ही नहीं। छोटी दिवाली से एक दिन पहले दोनों बहू मिलकर एक बार आखिरी सफाई कर रही होती हैं। भाभी, मैं ये सफाई नहीं कर सकती, मेरा हाथ थक गया है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं सब देख लूंगी। कविता सोफे पर लेटकर आराम करती है और सुनीता सब संभाल लेती है। वह अपनी सास को कुछ बताती भी नहीं। जब सास के आने का समय होता तो कविता ऐसा दिखाती कि सारा काम उसी ने किया। इसी के चलते छोटी दिवाली का दिन भी आ जाता है और दिवाली आ जाती है। दिवाली वाले दिन सुनीता ने सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी होती है और कविता उसकी सुंदरता देखकर जल उठती है। लगता है इसे आज सही से सबक सिखाना होगा, इसे मजा चखाकर ही दम लूंगी। कविता सुनीता की साड़ी में पटाखों की लड़ी छुपा देती है। उस पटाखे की लड़ी में बहुत सारे सुतली बम होते हैं। घर में सब दिवाली की पूजा के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही सुनीता पूजा के लिए चलती है, वैसे ही कविता उस पटाखे की लड़ी में चिंगारी लगा देती है और पटाखे एक के बाद एक फूटने लगते हैं। सुनीता का पूरा पल्लू जल जाता है और उसको चोट भी लग जाती है। कोई बचाओ मुझे। रुक जा बहू, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ललिता फौरन एक चादर लाती है और किसी तरह चद्दर से सुनीता को बचा लेती है। ललिता ने कविता के हाथों में माचिस देख ही ली थी, जिससे उसे कविता के ऊपर शक हो जाता है और वह उससे गुस्से भरी नजरों से देखने लगती है। कविता, ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? माँ जी, मैं क्यों भाभी के साथ ऐसा करूंगी? ये सब झूठ है। तुमने पहले भी उसकी मेहनत का श्रेय लिया है। मुझे शक हो रहा है। आपको मेरे ऊपर शक हो रहा है? मैं सब देख चुकी हूँ कविता, अब सच्चाई बताओ या मुझे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ललिता के ऐसा बोलने पर कविता डर जाती है और सच बताने को मजबूर हो जाती है। माँ जी, मैं आपसे झूठ बोल रही थी। मुझे सुनीता भाभी से जलन हो गई थी। उनकी हर जगह तारीफ होती है और मैं पीछे रह जाती हूँ। बस इसी के चलते मैंने उनके साथ ये सब किया, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने अपनी जेठानी के साथ बहुत बुरा किया। अरे वो तारीफ के लायक है, इसलिए उसे तारीफ दी जाती है। तुम भी उसी तरह के काम करोगी तो तुम्हारी भी तारीफ होगी। सुनीता बहू, मुझे माफ करना, मैंने कविता बहू की बातों में आकर तुम्हें समझने में गलती की। माँ जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। देवरानी जी ने नादानी में ऐसी गलती कर दी। कविता, आज के बाद से अगर सुनीता के साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास के डांटने पर, जेठानी के इतना कुछ होने के बाद भी कुछ ना बोलने पर कविता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए अपनी गलती का एहसास करती है और माफी मांगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जेठानी जी। आपने मुझे हमेशा छोटी बहन समझा, मेरी हर गलतियों पर पर्दा डाला, लेकिन मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। जेठानी जी, मैंने आपके साथ जो भी किया उन गलतियों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। चलो कोई बात नहीं, त्योहार है, गिले शिकवे छोड़ दो। इस तरह सुनीता की सच्चाई और मेहनत ने उसे सासू माँ का प्यार और सम्मान दिलाया और कविता को उसकी गलतियों का एहसास हुआ। इसके बाद से चालाक देवरानी ने अपनी चालाकियां छोड़कर अपनी जेठानी की तरह अच्छा व्यवहार रखना शुरू कर दिया और हर काम में उसकी मदद करनी भी शुरू कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको भी यही लगता है कि इंसान अपने अच्छे व्यवहार से किसी भी बुरे व्यक्ति को बदल सकता है, जैसा कि हमारी कहानी की जेठानी ने अपने अच्छे स्वभाव से अपनी देवरानी को बदला?